हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ एसएससी का जो मॉक हमने कंडक्ट किया था, उसमें जो इंग्लिश सेगमेंट है उस सेगमेंट के क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के मॉक के बारे में। और ये मॉक है हमारा फर्स्ट मॉक फॉर एसएससी। और इसमें जो इंग्लिश सेगमेंट है उस सेगमेंट में किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए गए, उन क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन यहां पर करेंगे। और अगर आपने कुछ गलतियां की है तो क्यों आपसे गलतियां हो गई हैं और किस वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है, उन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन यहां पर गिवन है। अगर इस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को पढ़ें तो इंस्ट्रक्शन में गिवन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। मतलब वो सेगमेंट जो अंडरलाइन है बेसिकली उसमें इंप्रूवमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली आपके आंसर ए बी सी में से कुछ हो सकता है। अगर इंप्रूवमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर आपका डी होने वाला है। अब उसने कहा कि माइक्रोब्स ऑन देम while washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है बेसिकली, ये शायद आप लोग जानते होंगे, है ना। माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, आप बता सकते हैं? बैक्टीरिया को कहा जाता है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या यहां पर इंप्रूवमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से यहां पर इसका करेक्ट आंसर बेसिकली आपका क्या होने वाला है, आपका डी आंसर होने वाला है। और आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। और सेकंड क्वेश्चन यहां पर आपका गिवन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका मतलब है कि हियर द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। अब इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस मुझे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे बच्चे कि एक्टिव वॉइस का जो यहां पर एडवाइस जो वर्ब गिवन है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका द स्टूडेंट्स है, क्योंकि एडवाइस किसको दी जा रही है? स्टूडेंट्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट बेसिकली पैसिव का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखते हैं यहां पर क्या गिवन है। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। जहां पर इस गिवन है तो आपको पता है कि जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग किसका यूज करेंगे? इजम आर में से। तो स्टूडेंट्स के साथ में क्या यूज होगा? आर। लेकिन यहां वर गिवन है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पर हैव गिवन है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहां पे भी वर गिवन है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली बी। वेरी सिंपल, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। और क्वेश्चन नंबर यहां पर 78 गिवन है। देखते हैं 78 क्या कहता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब एक ऐसा वर्ड मुझे चूज करना है जिसकी स्पेलिंग बेसिकली रॉन्ग है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स जी, अनमैनेजेबल है, वाइल्डरनेसिस है, एक्सपेरिमेंटेड है। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे बच्चे वो ए होगा, क्योंकि वायलेंस की जो स्पेलिंग होती है वो वी ओ आई से होती है, जबकि यहां पर क्या गिवन है? वी ओ आई गिवन है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? इट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ को। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं 79, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हियर द गिवन सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच की सेंस या कंसेप्ट आप लोग जानते ही होंगे। अब आते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी? द डॉक्टर से। द डॉक्टर के बाद क्या यूज होगा? सैड यूज होगा। तो वो यहां पर भी गिवन है, यहां पर भी गिवन है, यहां पर भी गिवन है। अब जहां पर सैड गिवन होगा तो वहां पर मैंने कंजक्शन दैट का यूज किया। और दैट क्यों यूज किया? क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर गिवन है वो असर्टिव फॉर्मेट में गिवन है।
और जब असर्टिव फॉर्मेट की बात करते हैं तो उस केस में हमेशा कंजक्शन दैट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने यहां पे दैट यूज कर दिया। देन उसके बाद एवरीथिंग, ऑब्वियसली मुझे एवरीथिंग यहां पर यूज करना होगा। देन उसके बाद सैड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास में गिवन है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास में गिवन होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। इसका मतलब है कि यहां पर इज के प्लेस पर मैं वॉज का यूज करूंगा, इट मींस प्रेजेंट पास में कन्वर्ट हो जाता है, तो वॉज का यूज किया जाएगा। आर यहां पर रॉन्ग होगा, इज रॉन्ग होगा, विल बी रॉन्ग होगा, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली सी। चलिए नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 यहां पर गिवन है। Select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words यहां पर given है। उसने कहा कि a herd or flock of animals being driven in a body। देखिए क्राउड और थ्रॉन्ग बेसिकली दोनों के दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। उसी तरीके से हम लोग मॉब की बात करते हैं, लेकिन मॉब कहां यूज होता है, जब एंग्री क्राउड की बात करते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में आपके में ये वर्ड आ जाए कि क्राउड का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर थ्रोंग होगा। लेकिन क्लस्टर क्या होता है और ड्रॉप क्या होता है, बेसिकली इसके लिए एक सिंगल वर्ड हम लोग जो यूज करेंगे, वो सिंगल वर्ड हम लोग क्या यूज करेंगे, ड्रॉप यूज करेंगे। लेकिन जब क्लस्टर की बात करते हैं तो क्लस्टर का मतलब ही होता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। क्लस्टर मीन्स क्या होता है मेरे बच्चे, क्लस्टर मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ similar things which are very close to, which are very close, तो बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, वहां पर उनको क्लस्टर कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओ माय गॉड, ठीक है। अब उसने कहा कि ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स होता है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मतलब धीरे धीरे से। तो क्या जेंटल इसका अपोजिट हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, अब्रप्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है। स्लो तो ऑब्वियसली ग्रेजुअल का सिनोनिम होगा। तो अब्रप्ट का मतलब होता है कि जब तेजी से कोई घटना घटती है तो उसे अब्रप्ट कहते हैं। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नाउ डिस्कस द 82। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर गिवन है। India is formally moving ahead to 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets। Fleets का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, ग्रुप होता है बेसिकली, है ना, जो आपके प्लेन्स वगैरह होते हैं इनका जो ग्रुप होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, जल्दी से बताइए कि एडवांस, अचीव, अकम्प्लिश और प्रोक्यूर। जिंदगी, जल्दी बताइए। प्रोक्यूर मीन्स समझते हैं आप लोग, प्रोक्यूर वर्ड बेसिकली वहां पर यूज होता है कि सपोज कीजिए कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और किसी वजह से वो मोहब्बत आपको छोड़ के चली जाए, और जब मोहब्बत छोड़ के चली जाती है तो सिचुएशन बहुत पेनफुल होती है, लेकिन फिर आपका मन करता है कि वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, और उसके लिए आप संघर्ष करते हैं, है ना, और वो वापस आ जाए तो उसी को प्रोक्यूर कहते हैं। इसका मतलब है कि टू गेट समथिंग बाय डूइंग समथिंग हार्ड, मतलब कुछ, मतलब मेहनत करके जब किसी को वापस लेकर के आते हैं अपनी जिंदगी में तो उसी को ही प्रोक्यूर कहते हैं। और प्रोक्यूर का मतलब होता है टू गेट समथिंग स्पेशली आफ्टर एन एफर्ट। प्रोक्यूर मीन्स होता है टू गेट समथिंग आफ्टर एन एफर्ट, प्रयास करने के बाद जब किसी चीज को आप वापस, है ना, लेकर के आते हैं उसे प्रोक्यूर कहते हैं। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर प्रोक्यूर होगा। नाउ डिस्कस नेक्स्ट 83। 83 क्या कहता है कि हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। तो हमेशा याद रखिए कि यहां पर आपका फुल स्टॉप गिवन है, क्वेश्चन और सेंटेंस की स्टार्टिंग हैड से होती है। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है
कि यहां पर इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इफ यू हैड। तो इसका मतलब है कि हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। और ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस गिवन है? आपने कहा कि सर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस गिवन है। और जब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस गिवन होता है तो उस केस में विल का यूज नहीं करते मेरे बच्चे, वहां पर वुड का यूज करते हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली डी। राइट? यस। नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज 84. The following sentence has been divided into parts. Oh, you have to find out an error. You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hours, as both are quite unpleasant experiences. Quiet का मतलब होता है शांत। क्या यहाँ पर कोई नॉइस की बात हो रही है? नहीं मेरे बच्चे, नॉइस की तो कोई बात ही नहीं है। इसका सीधा सा कंसेप्ट ये हुआ कि यू मस्ट अवॉइड। अवॉइड के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? जेरेंड का यूज करते हैं। इन अ क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग, है ना, इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर्स, एज बोथ। बोथ मतलब राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। मतलब दोनों ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस थे। लेकिन यहां पे क्वाइट जो है ये सूट नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ये वाला क्वाइट होगा। और ये क्वाइट क्या है मेरे बच्चे? ये एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? इट मींस ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और एक्सपीरियंस आपका नाउन गिवन है, तो यहां पर QUITE का यूज करेंगे और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ओनली डी। Now we discuss the next, and next is 84. Oh, sorry, 85. Paying for the buck. Buck मतलब मनी की बात कर रहा हूं। Oh my God. More value for money, less value for money, a sorrowful heart, dash against something. तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो ईडियम गिवन है, इसका जो मीनिंग होता है बेसिकली वो होता है मोर वैल्यू फॉर मनी होता है। मोर वैल्यू फॉर मनी होता है। नेक्स्ट देखिए 86 देखिए। 86 में आपका फेवरेट मतलब जंबल सेंटेंसेस गिवन है, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा एक मीनिंगफुल वे में। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका यहां पे क्या आंसर हो सकता है। आप एक बार स्क्रीन पे देखिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो सकता है 86 का। यहां पर देखिए ये वाला पार्ट किससे स्टार्ट हुआ? बट से। तो बट से जब कोई सेंटेंस कोई स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बट कंजक्शन है। कॉन्ट्रेरी थॉट्स जहां पर होते हैं वहां पे बट का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन तो यहां से एलिमिनेट ही हो जाता है। देन उसके बाद बीटल यूज किया। देन उसके बाद उसने कहा कि वहन द ईगल। देन उसके बाद अ हेयर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो सकती है? आप जल्दी से मुझे बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि यहां पर भी आर्टिकल द गिवन है, यहां पर भी द गिवन है, लेकिन यहां पर इसकी स्टार्टिंग बेसिकली किससे होती है? ए से, मींस इंडेफिनिट आर्टिकल। देन उसके बाद यहां पर बीइंग परस्यूड बोला गया बाय एन ईगल। तो इसका मतलब है कि इस पैराग्राफ का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस यहां पर डी है, तो डी से इसकी स्टार्टिंग होगी। और डी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस आपके पास में बी और सी है, तो ए को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि डी के बाद यहां पे क्या आना चाहिए? क्या डी के बाद सी आना चाहिए या डी के बाद यहां पर बी आना चाहिए? उसने कहा कि ईगल took himself for refuge to the nest of beetle whom he begged to save him. The beetle therefore introduced with the eagle. इसका मतलब है कि यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका मतलब है कि here the correct answer is only B। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ को 87। 87 के बारे में जब बात करते हैं तो उसने कहा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। रेस द बार। जो बार होता है उसको रेस करना है। टू ग्रो टॉलर, टू रेस द प्राइस, टू विन अ कॉम्पिटिशन, टू सेट हायर गोल। जनरली क्या होता है कि जब हम अपने गोल को हायर पोजीशन पर सेट करते हैं तो उसके लिए एक इडियम यूज करते हैं, एंड दैट इडियम इज कॉल्ड रेस द बार। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली डी।
नाउ डिस्कस 88 के बारे में बात करते हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मॉक का सॉल्यूशन है, जहां पर मुझे लगेगा कि मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स और प्लेस इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। यहां पर बताइए कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है। ये जानते क्या होता है है? ये एक बेसिकली एक सब्सटेंस होता है मेटल का, और वो इस तरीके से होता है बेसिकली वेट, और इसमें ऐसे होता है। इसको यूज करना किया जाता है जो सरफेस होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे? हीट से, है ना। उसके अलावा बताइए कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। और ट्रिपलेट तो आप लोग जानते ही हैं, वन ऑफ द 3 चिल्ड्रन बोर्न टू द सेम मदर, है ना। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है वो वहां पर ये होने वाला है। ट्रिपलेट जानते हैं ना, ट्रिपलेट मैंने अभी बता दिया आपको जी। नाउ डिस्कस 89। वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। ओ माय गॉड, यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स मींस अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द पैसेज। वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। वेट्स, प्रेशर्स, ग्रेविटीज, फोर्सेस। अब जल्दी से बताइए कि किसकी वजह से काजल शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई है जी। जल्दी से बताइए 89 का करेक्ट आंसर। अरे मेरे बच्चे, वर्क एंड डोमेस्टिक का एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर से काजल कैसी हो गई है? शॉर्ट टेम्पर्ड। 90। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए क्या होगा? कंट्री, स्पेस, टेरिटरी और रूल। रेजिम इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका रेजिम का सिनोनिम क्या हो सकता है? क्या वो कंट्री हो सकता है, क्या वो टेरिटरी हो सकता है, क्या स्पेस हो सकता है, क्या वो रूल हो सकता है? लेकिन रेजिम बेसिकली यूज किया जाता है आपके रूल के लिए, तो यहां पर इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? रूल होगा। 91 की बात करते हैं। 91 देखिए। अब यहाँ पे जंबल सेंटेंसेस गिवन है, आपको अरेंज करना होगा इनको एक मीनिंगफुल वे में। When we got near, we saw it was the steam rising from hot springs. We saw in the distance a great column of smoke. We wondered if it came from a chimney or a burning house. We thought of taking a bath in the hot water. यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले देखिए कि ऐसा कौन सा पार्ट है तो इस पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई ही क्या करेंगे, मुझे ही बताना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, व्हेन वी गोट नियर, तो इसका मतलब है कि पहले कोई घटना घट चुकी है। वी वॉन्डर्ड इफ इट केम फ्रॉम, इससे पहले कुछ बात है। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ, ओ माय गॉड, ये तो सबसे लास्ट में हो सकता है, क्योंकि ये तो कंक्लूजन बता रहा है सीधा सा। वी सॉ इन अ डिस्टेंस ऑफ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। बी से स्टार्ट होगा, बी से आपका डी भी है और बी से आपका सी भी है। ए और बी तो यहां से एलिमिनेट हो ही जाएंगे, तो बी हो गया। वी वॉन्डर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और ए बर्निंग हाउस। भाई एक ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक की बात कर रहा है। फिर उसके बाद कहा कि वी वॉन्डर्ड इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी। इट क्या मतलब? स्मोक के लिए किसका यूज किया गया? इट का यूज। तो यहां पर नाउन है, इस नाउन के बाद प्रोनाउन का यूज किया गया, और प्रोनाउन यहां पर क्या गिवन है? इट गिवन है। तो ऑब्वियसली यहां पर बी के बाद सी का यूज करेंगे, और यहां पर भी बी के बाद सी गिवन है, और यहां भी बी के बाद सी गिवन है। देन उसके बाद ए और डी। व्हेन वी गोट नियर वी सो इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर। ओहो, हॉट स्प्रिंग पहले इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद उसने इस बारे में बात की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 92 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट to underline segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. The toy drummer plays the drum if you press the button at the back. ओहो, अब देखिए यहां पर उसने कहा कि विल प्ले द ड्रम इफ यू विल। इफ कैसा वर्ड है? कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल वर्ड के बाद विल नहीं आता है। इफ के बाद उसने किसका यूज किया? आर प्रेसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रॉन्ग हो जाएगा। इफ के बाद यहां पर सिंपल पास यूज किया,
लेकिन यहां पर उसने प्लेइंग यूज कर दिया, और प्लेइंग हम लोग बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है, ए होने वाला है। अब आते हैं यहां पे 93 की बात करते हैं। अब 93 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जेनरिक, डेफिनिट, प्रिसाइज, स्पेसिफिक, यूनिवर्सल। आजकल जेनरिक मेडिसिन बहुत यूज हो रही हैं, पता है आपको? तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। जेनरिक मीन्स होता है यूनिवर्सल। ठीक है, आते हैं सेंटेंस नंबर आपका 94 पर। अच्छा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्रिएचर, स्पेसिफाइड, डिक्रीज, पीसफुल। और पीसफुल की स्पेलिंग शायद सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, तो मुझे बताएंगे कि यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, पीसफुल। पीसफुल की स्पेलिंग जानते हैं या मुझे लिखना पड़ेगा? अरे लिख लोगे यार, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे बच्चे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओहो, सीज। सीज का अपोजिट मुझे देखना है, ग्रैब, स्नैच, लूसन, कैच। और सीज मीन्स होता है सीज फायर, है ना? तो यहां पर क्या हो सकता है, इसका अपोजिट लूसन। अब आते हैं यहां पर, आपका ये क्लोस्टेस गिवन है, इस क्लोस्टेस की बात करते हैं। सॉरी। अब ये क्लोसेस यहां पर गिवन है। अब देखिए, व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी, स्पेशली वटका, एंटीबायोटिक, हनी प्रोड्यूस्ड। अब हनी को प्रोड्यूस किया गया, है ना? अब कैसे प्रोड्यूस किया गया, क्यों प्रोड्यूस किया गया, अब ये तो आप ही बताएंगे भैया। प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया? मेलीपोना बीज के द्वारा। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज। अब उसके बाद बिटवीन है, आफ्टर है। अब आप मुझे बताएंगे कि यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होगा बिटवीन 700 टू 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। टू के बाद क्या आता है मेरे बच्चे, टू आता है, तो डू टू यहां पर यूज करेंगे। दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। अब यहां पर उसने कहा कि लार्जर, तो लार्जर मतलब एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो ऑब्वियसली वहां पर देन का यूज करेंगे। इट हैज ए टेंगी सो टेस्ट एंड कैन सूद पेसिफाई अ पीस ऑफ काम। तो सूद योर सोर थ्रॉट, तो यहां पर सूद यूज करेंगे, और इसका ये करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, चलिए वे आज का ये जो आपका जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस किया है। तो बाय बाय, टेक केयर। फिर नेक्स्ट मॉक में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, है ना? चलिए बाय बाय।